पिया हो पियाओ, मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा माना, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, और बदले में तुमने क्या किया? तुमने मेरा मांस खाया, मेरा खून पिया। उस पिछले जन्म में मैं कितना बेवकूफ था। उस कसाई दाऊबा ने मेरा दरवाजा तोड़ा, मुझे मारा, और फिर उन सब ने मिलकर मुझे नोच डाला। वो दर्द, वो धोखा मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन ये क्या, मेरी आंखें खुली तो सामने वही पुराना कमरा था। मेरे दोनों हाथ सलामत थे। मैं वापस आ गया हूँ। कयामत शुरू होने में अभी भी ठीक 3 घंटे बाकी हैं। पिछली बार मैंने अपने माता पिता की छोड़ी हुई सारी दौलत और सामान बर्बाद कर दिया था, पर इस बार खेल अलग होगा। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। इमोशन सिस्टम चालू हो गया था, यानी अब दूसरों की तकलीफ और उनके गुस्से से मुझे पॉइंट मिलेंगे, और उन पॉइंट से मैं सिस्टम की दुकान खोल सकूंगा। मुझे शुरुआत में ही कुछ पॉइंट मिले, जिससे मैंने अपनी ताकत और फुर्ती बढ़ा ली। दाओबा और पियाओ, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उसका 100 गुना बदला लूंगा मैं। पिछली बार दाने दाने के लिए तरसा था, पर अब मेरे पास सिस्टम का जादुई स्पेस है, जहाँ सामान कभी खराब नहीं होगा। मैंने तुरंत फोन उठाया और शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट में ऑर्डर दे दिया। जितना भी चावल, दाल, तेल, नमक और डिब्बा बंद खाना है सब भेज दो, रुकना मत। मैंने एक आलीशान होटल में फोन किया और सारा मीट और समुद्री खाना मंगवा लिया। दवाइयाँ, पट्टियाँ और दर्द की गोलियां भी भारी मात्रा में ऑर्डर कर दी। पैसा पानी की तरह बहा रहा था, पर मुझे पता था कि कुछ घंटों बाद इस कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं रहेगी। अभी सामान पहुंच ही रहा था कि पड़ोस वाली लालची आंटी टपक पड़ी। मेरी ढेर सारी रसद देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगी, अरे भाई शंक्या, लॉटरी लग गई है, इतना सारा सामान अकेले कैसे खाओगे? लाओ थोड़ा मुझे दे दो, आखिर हम पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। मैं उनकी रगत से वाकिफ था। मैंने सीधे कह दिया, चाहिए तो पैसे निकालो। एक पैकेट के 3000 और 2 के 6000 लगेंगे। आंटी का चेहरा देखने लायक था। वो पुलिस की धमकी देने लगी, पर मुझे क्या फर्क पड़ता था। मैंने उन्हें उनकी औकात याद दिला दी कि कैसे कल उन्होंने एक बुजुर्ग को दूध के पैकेट के लिए पूरे ग्रुप में जलील किया था। अब तमाशा शुरू होने वाला था और मैं पूरी तरह तैयार था। अभी उस लालची आंटी से निपट ही रहा था कि मेरी पुरानी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। लियू पियाओ का भाई लियू ताओ अपनी पूरी अकड़ के साथ वहां आ धमका। वो मुझसे उन 5 मिलियन रुपयों का हिसाब मांग रहा था जो मैंने अपना घर गिरवी रखकर निकाले थे। कह रहा था कि ये पैसा तो उसकी बहन का शगुन है। हद है यार, अभी दुनिया खत्म होने वाली है और ये लोग शहर के बीचों बीच 200 गज का घर और 20 लाख की गाड़ी के सपने देख रहे थे। मैंने उसे साफ कह दिया कि अगर सपने ही देखने हैं तो जाकर किसी कुएं में कूद जाओ, शायद वहां मुराद पूरी हो जाए। मेरी बात सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसे लगा वो मुझे डरा लेगा, पर उसे क्या पता था कि मैं अब बदल चुका हूँ। उसने जैसे ही मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। उसकी हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। वो दर्द से बिलबिला उठा और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा कि अब अगर मैंने उसे 80,000 रुपए नहीं दिए तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। मैंने मन ही मन सोचा, भाई तू बात नहीं करे तो अच्छा है। मैंने उसे वही तड़पता छोड़ा और निकल गया। तभी मेरी नजर शू शिन पर पड़ी। उसे देखते ही मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया। ये वही डॉक्टर थी जिसने पिछली बार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मैं उसके पास गया और उसे सचेत किया कि बहुत जल्द कयामत आने वाली है, इसलिए अपने घर में दुबक कर बैठ जाओ और बाहर मत निकलना। उसे मेरी बातें अजीब लग रही थी। शायद उसे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। मैंने उसे खाने पीने का कुछ सामान दिया और साफ चेतावनी दी कि किसी पर भी भरोसा मत करना। याद रखना, बाहर घूमने वाले ज़ुम्बी से कहीं ज्यादा खतरनाक ये इंसान होते हैं जो अंदर छिपे हैं। अब मुझे बस सिस्टम के पूरी तरह खुलने का इंतजार था। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ज़ुम्बी और भी ताकतवर होते जाएंगे और उनसे निपटने के लिए मुझे तगड़े हथियारों की जरूरत पड़ेगी। मेरी ताकत 2 पॉइंट और बढ़ गई। मुझे समझ आ गया कि इन ज़ुम्बीज़ को जितना ज्यादा मारूंगा उतना ही ताकतवर बनता जाऊंगा। अब मुझे बस और शिकार ढूंढने की जरूरत थी ताकि मैं अपनी ताकत को अगले लेवल पर ले जा सकूं। तभी नीचे से शोर शराबा सुनाई देने लगा। लोग चीख रहे थे और भाग रहे थे। पता चला कि किसी की बीवी ज़ोंबी बन गई थी और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से वार होने लगे। एक पड़ोसी बाहर खड़ा पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तुझे पहले से पता था ना कि ये सब होने वाला है? तूने मेरी बीवी को मार डाला, तुझे उसे बचाना चाहिए था। अब तुझे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी ये बेतुकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मैं उस वक्त सबको आगाह भी करता तो क्या तुम जैसे लोग मेरी बात मानते? कभी नहीं। वो बाहर खड़ा चिल्लाता रहा कि मैं कातिल हूँ। मैंने ठंडे दिमाग से अपनी तलवार निकाली, उसे चमकाया और बोला, आ जाओ, इंतजार किस बात का है? अपनी बीवी का बदला लेना है ना? मेरी तलवार तैयार है, आ जाओ और अपना हिसाब पूरा कर लो। मामला बिगड़ता देख एक बुजुर्ग ने बीच बचाव किया और उस पड़ोसी को समझाया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वायरस तो पहले से ही फैल चुका था। लेकिन फिर उस आदमी ने अपना असली रंग दिखाया। कहने लगा कि उसे ऊपर से आदेश मिला है कि बिल्डिंग का सारा खाना और जरूरी सामान अब एक जगह जमा किया जाएगा ताकि सबको बराबर बांटा जा सके। वो मुझ पर धौंस जमाते हुए बोला, तुम सबसे ज्यादा सामान लाए हो, चलो शुरुआत करो और अपना सारा स्टॉक बाहर निकालो। वहीं दूसरी
दूसरी तरफ लिu पियाओ और उसका भाई लिu ताओ भूख से बिलबिला रहे थे। पियाओ का घमंड तो देखो, इतनी बुरी हालत में भी वो कह रही थी वो मेरा गुलाम बाइशिंद, उसने बहुत सामान जमा किया है ना, उसे कहो खाना लेकर आए, पर हाँ पहले उसे मेरे सामने घुटनों के बल झुककर माफी मांगनी होगी, तभी मैं उसका दिया खाना हाथ लगाऊंगी। उसके भाई ने उसे पट्टी पढ़ाई कि उसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस ग्रुप में डाल दो कि तुम भूखी हो। वो पागल कुत्ता खुद ब खुद भागा चला आएगा। उन्हें लग रहा था कि मैं आज भी वही पुराना वाला बेवकूफ बाइशिंग हूँ जो उनके एक इशारे पर नाचने लगेगा। तभी बिल्डिंग के ग्रुप में मैसेज आने लगे कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं। मैंने मौका देखा और सीधा मैसेज डाला, नूडल्स का एक पैकेट 1000 रुपए में मिलेगा, जिसे चाहिए खुद आकर ले जाए। लोग भड़क गए, बोले कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, एक पैकेट के 1000। मैंने भी साफ कह दिया कि कयामत शुरू हो चुकी है, लेना है तो लो वरना भूख से मारो। मजे की बात तो ये थी कि एक रईसजादे ने तो नूडल्स के लिए डबल पैसे देने की पेशकश कर दी, बस शर्त ये थी कि खाना उसके दरवाजे तक पहुंचाया जाए। अभी तबाही शुरू हुए बस एक दिन हुआ था और खाने की कीमतें आसमान छूने लगी थी। खेल तो अब शुरू हुआ था, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर हालात इतने बदतर होने वाले हैं कि औरतें खाने के एक टुकड़े के लिए खुद को बेचने लगेंगी और नौबत इंसान को खाने तक आ जाएगी। पर मुझे क्या, मैं तो बस देख रहा था। तभी उस पड़ोस वाली आंटी का मैसेज आया जो खुद को बिल्डिंग की लीडर समझती है। उसने मुझे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मैंने अपना सारा सामान उनके हवाले नहीं किया तो वो मुझे बागी घोषित कर देंगे और जब पुलिस आएगी तो मुझे भी ज़ोंबी समझकर खत्म कर दिया जाएगा। मुझे हंसी आ गई। मुझे अच्छी तरह याद है पिछली जिंदगी में इसी आंटी ने लीडर बनकर सबका सामान हड़प लिया था और खुद मजे किए थे, पर इस बार उसका पाला गलत आदमी से पड़ा है। उधर लिu पियाओ और उसका भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका पालतू कुत्ता अब तक खाना लेकर आया क्यों नहीं। उन्हें लगा कि शायद ज़ोंबी की वजह से मुझे देर हो रही होगी। उसका भाई उसे पट्टी पढ़ा रहा था कि दीदी आप बस एक बार बोल दो, वो तो आपके इशारों पर नाचता है। तभी ग्रुप में मैंने अपनी जमा की हुई खाने पीने की चीजों की फोटो डाल दी। मैंने साफ कह दिया कि मेरे पास खाना तो बहुत है पर देने के लिए नहीं। पियाओ के भाई ने मुझे मैसेज किया, भाई दीदी अभी भी तुमसे नाराज है, अगर तुम थोड़ा खाना भेज दो तो शायद वो तुम्हें माफ कर दे। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे याद आया कि पिछली बार जब ज़ोंबी ने हमला किया था तो इसी पियाओ ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे ज़ोंबी के सामने धकेल दिया था। उसकी वजह से मैंने अपना एक हाथ खो दिया था। अगर उस वक्त डॉक्टर शूशिन ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं वही खत्म हो जाता। अब यह लोग मुझसे माफी और हमदर्दी की उम्मीद कर रहे हैं। मैंने अपनी पुरानी तलवार उठाई और उसे परखने लगा, पर अब वो खिलौने जैसी लग रही थी। ज़ोंबी को मारने के लिए साधारण हथियार काफी नहीं थे। खैर सिस्टम की मदद से अब मेरी ताकत 40 तक पहुंच चुकी थी। जब पियाओ ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उसने अपना आखिरी पैंतरा चला। उसने अपनी मासूमियत का ढोंग करते हुए मुझे वॉइस नोट भेजा। कहने लगी, बाइशिंग भैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बाहर बहुत खतरा है और मैं कमजोर लड़की हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तरस? वो भी उस पर? मैंने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तरस तो आता है पर मैं क्या करूं? बाहर बहुत खतरा है तो चुपचाप बैठी रहो, जब ज़ोंबी खत्म हो जाएं तब बाहर निकलकर खाना ढूंढ लेना। उसका चेहरा देखने लायक रहा होगा। खेल का मजा तो अब आ रहा था। पियाओ को लगा कि उसका भाई सुरक्षित है तो उसने लिu ताओ को मेरे घर भेज दिया। वो दबे पांव मेरे दरवाजे तक आया और ऐसे खटखटाने लगा जैसे मैं उसका कर्जदार हूँ। वो चिल्लाया, अरे बाइशिंद जल्दी दरवाजा खोल, मैं खाना लेने आया हूँ। मैंने अंदर से ही मजे लेते हुए पूछा, कौन सा खाना और तुझे यहाँ भेजा किसने? वो झुंझलाकर बोला कि उसकी बहन ने कहा है कि मैंने उसे बुलाया है। मैंने हंसकर साफ कह दिया, मैंने उसे बुलाया होगा, तुझे नहीं, चल निकल यहाँ से। उसकी औकात क्या है जो मेरे घर के सामने खड़ा हो? वो पूरी तरह बौखला गया। कहने लगा कि मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूँ और इसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। उसने धमकी दी कि उसकी बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी और ये सब खत्म होने के बाद वो मुझे बाहर देख लेगा। मैंने बस एक ही बात कही, दोस्त अपनी बकवास बंद कर और जरा अपने पीछे मुड़कर देख। वहाँ ज़ोंबी उसका इंतजार कर रहे थे पर उसे अपनी जान से ज्यादा भूख की फिक्र थी। अब मुझे अपने किले की सुरक्षा और बढ़ानी थी। मेरे पास खाना पानी तो बहुत था पर अब मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ तगड़ा चाहिए था। मैंने तुरंत सिस्टम खोला और एक स्मार्ट ऑटोमेटिक धनुष खरीदा। यह मशीन अपने आप दरवाजे पर फिट हो गई और दिन में 3 बार ऑटोमेटिक हमला कर सकती थी। अब मेरा घर किसी किले से कम नहीं था। तभी मैंने देखा कि दाऊबा यानी वो निशान वाला गुंडा पड़ोसियों को धमका कर उनका राशन छीन रहा था। मैंने सोचा चलो अच्छा है, असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ वो दोनों भाई बहन अब खौफनाक साजिश रच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे घर में जो रेड वाइन और महंगे खाने का ढेर लगा है वो सब उनका हो सकता है।
है। लिu ताओ अपनी बहन को पट्टी पढ़ा रहा था कि दीदी, जैसे ही वो दरवाजा खोले हम उसे बेहोश करके बाहर फेंक देंगे और सब कुछ हमारा हो जाएगा। पियाहो पियाओ दरवाजे पर आई और अपनी वही पुरानी बनावटी आवाज में बोली, बाई शिंग भैया, मैं पियाहो पियाओ हूँ, दरवाजा खोलो ना। उसे लगा मैं फिर से उसके झांसे में आ जाऊंगा। वो भूल गई कि पिछली बार इसी औरत ने मुझे मौत के मुंह में धकेला था और मेरा हाथ कटवा दिया था। आज वो फिर से वही पुराना पैंतरा चल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज मैं उससे पिछला सारा हिसाब बराबर करने वाला हूँ। मैंने तलवार हाथ में ली और मन ही मन कहा, आ जाओ, आज तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत करता हूँ। पियाहो पियाओ बाहर खड़ी गिड़गिड़ा रही थी, भैया मैं तो आपसे माफी मांगने आई हूँ, दरवाजा खोल दो ना। मैंने अंदर से ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया, माफी मांगनी है तो वहीं खड़े होकर मांगो, मुझे सब साफ साफ सुनाई दे रहा है। जब उसने देखा कि मैं पिघल नहीं रहा तो वो अपनी असली औकात पर आ गई। कहने लगी, बाहर बहुत खतरा है, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मुझे उसकी हालत देखकर हंसी आ गई। मैंने उसे बस एक छोटी सी सलाह दी, अपनी जान प्यारी है तो जरा अपने पीछे मुड़कर देख लो। तभी बाहर चीख पुकार मच गई। ज़ुम्बीज़ ने उन पर हमला कर दिया था। मेरे सिस्टम में पॉइंट्स की बारिश होने लगी। उनकी दहशत और बेबसी देखकर मुझे इमोशन पॉइंट्स मिल रहे थे, कभी 30 तो कभी 20। पियातो पियाओ अपने भाई लिu ताओ को मरता छोड़कर भागने लगी। तभी मेरा वो ऑटोमेटिक धनुष चला और उसका निशाना सीधा लिu ताओ को लगा। अब उसके शरीर में वायरस पहुंच चुका था, उसका ज़ोंबी बनना तय था। मैंने खिड़की से मजे लेते हुए कहा, चलो भाई, जाते जाते दुआओं में याद रखना। पियातो पियाओ गुस्से में पागल हो रही थी, पर अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मेरे पास अब काफी पॉइंट्स जमा हो गए थे। मैंने तुरंत 150 पॉइंट्स खर्च किए और अपने घर के F क्लास दरवाजे को एक क्लास में अपग्रेड कर दिया। पिछली जिंदगी में यह दरवाजा 2 घंटे ही टिक पाया था, पर अब देखते हैं कौन सा माई का लाल इसे तोड़ पाता है। इधर लिu ताओ ने मरते मरते भी अपनी गंदी फितरत नहीं छोड़ी। उसने पूरी बिल्डिंग में यह खबर फैला दी कि 1801 में रहने वाले बाई शिंग के पास शानदार खाना, झींगे और महंगी वाइन का ढेर लगा है। वो लोग भूखे मर रहे थे और मैं यहाँ मजे कर रहा था। यह बात सुनकर सबकी नीयत डोल गई। दाऊबा, जो इस इलाके का नामी गुंडा है, उसकी नजर अब मेरे घर पर थी। उसके चमचों ने उसे भड़काया कि हम यहाँ कूड़ा खा रहे हैं और वो वहाँ दावत उड़ा रहा है। यह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने तय किया कि वो मुझे धमकाएंगे ताकि मैं खुद सारा सामान उन्हें सौंप दूं। उन्हें लग रहा था कि मैं डर जाऊंगा, पर उन्हें क्या पता कि मैं तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था ताकि और इमोशन पॉइंट्स कमा सकूं। दाऊबा के चमचे भागकर उसके पास पहुंचे और बताया कि मैंने उसे दफा हो जाने को कहा है। दाऊबा का खून खौल उठा। उसने बिल्डिंग के ग्रुप चैट में मुझे आखिरी चेतावनी दी, ओए सफेद चूहे, 1801 से सारा सामान लेकर फौरन 1401 में पहुंच जा। हर 1 मिनट की देरी पर तेरी एक उंगली काटूंगा और फिर तुझे जिंदा ज़ोंबी के हवाले कर दूंगा। तभी कुछ मौका परस्त पड़ोसी भी बीच में कूद पड़े। कहने लगे, अरे बाई शिंग, दाऊबा को सामान दे दे, जान बची तो लाखों पाए। तू बस हमें थोड़ा खाना दे दे, हम तेरी तरफ से दाऊबा से बात कर लेंगे और मामला सुलझा देंगे। उनकी ये मकारी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने ग्रुप में सीधा मैसेज डाला, तुम सबकी बकवास खत्म हो गई हो तो सुनो, अगर वाकई दम है तो खुद यहाँ आकर लूट लो, वरना घर में छुप कर बैठो। दाऊबा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वो अभी आकर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ ही देर में वो अपने गुंडों के साथ मेरे दरवाजे पर था। वो कुल्हाड़ियों और भारी औजारों से मेरे दरवाजे पर वार करने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है। काफी देर तक पसीना बहाने के बाद भी दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। गुंडे हैरान थे, बोले, भाई ये दरवाजा है या बैंक की तिजोरी? कुल्हाड़ी भी काम नहीं कर रही और निशान तक नहीं पड़ रहा। दाऊबा खुद आगे आया और अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। मैंने अंदर से मजे लेते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए क्या? भूख लगी हो तो बताओ, मेरे पास तो बहुत सारा लजीज खाना और ड्रिंक्स हैं। दाऊबा पागल हो चुका था। वो चिल्लाया कि जिस दिन वो ये दरवाजा तोड़ेगा उस दिन वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, तो फिर देखते हैं पहले कौन मरता है। इन सब की चिड़चिड़ाहट और बेबसी से मेरे सिस्टम में पॉइंट्स की बारिश हो रही थी। जो लोग पिछली जिंदगी में मुझे मार कर खा गए थे, उन्हें आज अपनी आंखों के सामने इस तरह तड़पते देख मुझे असली सुकून मिल रहा था। खेल अब और भी खूनी होने वाला था। दाऊबा का एक आदमी, छोटा हुआंग, मारा गया। बाहर गलियारे में मातम और गुस्से का माहौल था। दाऊबा पागल होकर मुझे गालियां दे रहा था, कह रहा था कि मैं नीच हूँ और वो मुझे जरूर मार डालेगा। अरे भाई, हमला तुम करने आए थे और अब रोना भी तुम्हें ही है, कमाल है। खैर, अब उसे अपने बाकी जख्मी गुंडों के लिए किसी डॉक्टर की तलाश थी। उसे पता चला कि बिल्डिंग के कमरा नंबर 1602 में एक डॉक्टर रहती है जिसका नाम शूशिन है। दाऊबा के गुंडे फौरन उसके दरवाजे पर पहुंच गए। कहने लगे, डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ चलिए, हमारे भाइयों का इलाज करना है। शूशिन के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। वो उनके साथ चली गई। वहाँ पहुंचकर शूशिन ने उन गुंडों की मरहम पट्टी तो कर दी,
पर दाओ बा की नीयत साफ नहीं थी। उसने शू शिन को आजाद करने के बजाय वही कैद कर लिया। कहने लगा कि जब तक उसके भाई पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते शू शिन वही रहेगी। शू शिन को डराया भी गया कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। मैं अपनी स्क्रीन पर ये सब देख रहा था। मुझे पता था कि वो अभी उसे मारेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। मैंने शू शिन से संपर्क किया और उसे बचाने का एक प्लान बनाया। मैंने उससे कहा, एक रास्ता है, तुम उनसे कहो कि तुम्हारे कमरे में खाने पीने का काफी सामान छिपा है। जैसे ही वो तुम्हें वहां ले जाए तुम मौका पाकर भागने की कोशिश करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन याद रखना, उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे किले में रहना होगा। शू शिन ने वैसा ही किया। दाओ बा के गुंडे जो उस वक्त सूखा खाना चबा रहे थे, खाने का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया। शू शिन ने उनसे कहा कि कयामत आने से पहले उसने काफी राशन जमा किया था। दाओ बा ने लालच में आकर अपने 3 आदमियों को शू शिन के साथ उसके कमरे में भेजा। मुझे पता था कि वो गुंडे शू शिन के कमरे को तहस नहस कर देंगे, पर शू शिन को वहां से निकालना ज्यादा जरूरी था। प्यादे अपनी चाल चल चुके थे, अब मेरा वार करने का वक्त था। उन लालची गुंडों को लग रहा था कि वो डॉक्टर शू शिन को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। शू शिन ने बड़ी चालाकी से उन्हें अपने कमरे में खाने का लालच दिया और साथ में यह भी कह दिया कि उसे कुछ दवाइयां और कपड़े भी उठाने हैं। उन भूखे भेड़ियों को तो बस खाने से मतलब था। उन्हें लगा कि एक अकेली लड़की उनका क्या बिगाड़ लेगी। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे और उन्हें खाने का सामान दिखा, वो पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। शू शिन ने सही मौका देखा और वहां से दबे पांव निकल भागी। जब उन पेटू गुंडों को होश आया कि चिड़िया उड़ चुकी है तो उनके होश उड़ गए। वो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे, गंदी गंदी धमकियां देने लगे कि पकड़ में आई तो उसे नग्न कर देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाहर यमराज उनका इंतजार कर रहा है। मैंने अपनी नफरत और इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए तलवार उठाई। पिछली जिंदगी में इन्हीं जैसे लोगों ने मुझे तड़पाया था, आज उनकी बारी थी। मैंने शू शिन को उन कुत्तों से बचाया और उसे अपने सुरक्षित किले में ले आया। वो बेचारी कांप रही थी। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब तुम यहीं रहोगी, लेकिन यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं। पहला, तुम बिना इजाजत मेरे कमरे में नहीं आओगी। दूसरा, जब मैं नहा रहा हूँ तो झांकने की कोशिश मत करना। और तीसरा, मेरे बारे में कोई भी फालतू ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। शू शिन बस मुझे देखती रह गई। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गई है। इधर दाओ बा के अड्डे पर कोहराम मचा हुआ था। जब उससे पता चला कि मेरा एक और शिकार बढ़ गया है और उसका एक और आदमी मारा गया है तो वो अपना आपा खो बैठा। उसे समझ आ गया कि बाई शेन यानी मैं उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा हूँ। तभी उसके एक चालाक चमचे ने उसे एक नया आइडिया दिया। उसने कहा, भाई उस 1801 वाले का दरवाजा तो बैंक की तिजोरी जैसा मजबूत है, लेकिन उसकी खिड़कियां तो साधारण ही होंगी ना। हम छत से रस्सी के सहारे नीचे उतर सकते हैं और ऊपर से उसकी खिड़की तोड़कर अंदर घुस सकते हैं। दाओ बा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसने मेरा कमजोर पॉइंट पकड़ लिया है। उसे नहीं पता कि जिस घर को मैंने अपना किला बनाया है वहाँ मौत उसका हर कोने पर इंतजार कर रही है। अब वो ऊपर से आने की सोच रहे हैं तो स्वागत भी वैसा ही होगा। दाओ बा के गुंडों को लगा कि वो बहुत शातिर हैं। उन्होंने सोचा कि दरवाजा नहीं खुला तो क्या हुआ, खिड़की से अंदर घुसकर मुझे दबोच लेंगे और फिर मजे से मेरा सारा खाना हड़प लेंगे। वो शू शिन के कमरे से जो खाना लाए थे वो असल में मेरा ही दिया हुआ था। उसे देखकर उनकी लार टपकने लगी। दाओ बा अपने आदमियों को चढ़ाने लगा कि अगर एक बार मेरे घर पर कब्जा हो गया तो साल भर तक उन्हें खाने की कोई कमी नहीं होगी। योजना के मुताबिक उन्होंने अपने एक बंदे उस नीले बालों वाले को रस्सी के सहारे नीचे उतारा। उसका काम था खिड़की तोड़ना और रास्ता बनाना ताकि बाकी गुंडे अंदर घुसकर मुझे काबू कर सके। उसने पूरी ताकत से खिड़की पर वार किया। बाहरी शीशा तो टूट गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा उसके होश उड़ गए। अंदर एक और मजबूत परत थी। दाओ बा बाहर से चिल्ला रहा था कि क्या हुआ, लेकिन नीले बालों वाला हक्का बक्का रह गया। ये मामूली कांच नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ शीशा था। दाओ बा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चीखने लगा, ये घर है या कोई कछुए का खोल। दरवाजा बैंक की तिजोरी जैसा और खिड़कियां बुलेट प्रूफ। जब खिड़की से बात नहीं बनी तो उन पागलों ने नया प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि खिड़की नहीं टूटी तो क्या हुआ, वो दीवार तोड़ देंगे या फिर 19वीं मंजिल का फर्श काटकर मेरी छत के रास्ते अंदर घुस आएंगे। लेकिन मैंने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उस लटके हुए नीले बालों वाले को पकड़ लिया। वो डर के मारे कांपने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना अंदर आने का, अभी भेजता हूँ तुझे तेरे बाकी साथियों के पास। और बस उसका खेल वहीं खत्म कर दिया। दाओ बा के बाकी साथी खौफ के मारे वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें डर था कि इतना शोर शराबा सुनकर कहीं ज़ोंबी ना आ जाए, और मेरा अंदाजा सही निकला। बाहर ज़ोंबी दरवाजे पीटने लगे थे। मुझे एक और बात समझ आई, मामला अब खतरनाक होता जा रहा था। पिछली जिंदगी में ज़ोंबी पहले सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन अब उनकी सूंघने की शक्ति भी जाग चुकी थी। कयामत का अगला लेवल शुरू हो चुका था और अब शिकार करना और भी मुश्किल होने वाला था। मेरी ताकत बढ़ती जा रही है और उसके साथ मेरा इरादा भी।
अब मुझे बाहर निकलकर इन ज़ुम्बीज का सफाया करना था। लोग डर के मारे छुप रहे थे, पर मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। उन दरिंदों के जाने का इंतजार करने से बेहतर है कि खुद बाहर निकलूं और मैदान साफ कर दूं। आखिरकार मेरी ताकत 50 पॉइंट पार कर गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा जिस्म पहले से कहीं ज्यादा फौलादी हो चुका है, पर यह मामूली तलवार अब मेरा साथ नहीं दे पा रही थी। ये इन झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लड़ाई के बीच मुझे 5 पॉइंट फुर्ती यानी एजिलिटी के भी मिले। एक पल तो ऐसा आया कि लगा आज खेल खत्म। मेरा सामना एक खास किस्म के फुर्तीले ज़ुम्बी से हुआ। अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट न पहनी होती तो आज मेरी लाश वहीं पड़ी होती। अब मेरी फुर्ती भी 40 पार कर चुकी है, जिससे मेरे लिए हमला बचाना और तेजी से भागना बाएं हाथ का खेल हो गया है। मैंने एक चीज और गौर की कि इन ज़ुम्बीज की लाशें 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाती हैं। खैर, मेरा अगला लक्ष्य अपनी ताकत को 100 पॉइंट तक पहुंचाना है। पता नहीं 100 पॉइंट होने के बाद मैं क्या क्या कमाल कर पाऊंगा। तभी मैंने देखा कि शू शिन बाहर आने की तैयारी कर रही है। पिछली जिंदगी की तरह वो आज भी वैसी ही है नेक दिल और बहादुर। वो डर के मारे अंदर नहीं दुबकी, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार थी। वो बुज़दिल नहीं है और उसकी यही हिम्मत मुझे पसंद आई। जब मैं 20 ज़ुम्बीज का काम तमाम करके वापस आया तो शू शिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अकेला इंसान एक साथ इतने सारे ज़ुम्बीज को कैसे ढेर कर सकता है। मैंने उसे सीधा फंडा समझाया कि इन शैतानों की कमजोरी इनका सिर है, बस अपना बचाव करो और सीधा सिर पर वार करो, फिर देखो ये कैसे गाजामूली की तरह कटते हैं। मैंने उसकी हिफाजत के लिए उसे एक खास सूट दिया और कहा कि इसे पहन लो, ये मुसीबत के वक्त तुम्हारी जान बचाएगा। मेरे पास ऐसे साजो सामान की कोई कमी नहीं थी, पर शू शिन को इस जंग के लिए तैयार करना भी अब जरूरी था। शू शिन ने मुझे शुक्रिया कहा, पर मेरा ध्यान अब अपनी अगली मंजिल पर था। मैंने थोड़ा खाना खाया ताकि अपनी ताकत वापस पा सकूं। मेरा लक्ष्य साफ था, इमारत के दूसरे कमरों से इन ज़ुम्बीज का कचरा साफ करना और अपनी ताकत को 100 पॉइंट के पार पहुंचाना। अगर मुझे वो फुर्तीले वाले ज़ुम्बी मिल गए तो काम और भी आसान हो जाएगा। एक मामूली ज़ुम्बी को मारने पर 1 पॉइंट मिलता है और लेवल 2 वाले को मारने पर 2। मुझे पता था कि ये ज़ुम्बी ही मेरी ताकत का असली जरिया है। एक बार मेरी ताकत 100 पहुंच गई, फिर चाहे दाऊबा हो या उसके गुंडे, मैं उन्हें आमने सामने की लड़ाई में भी मसल कर रख दूंगा। दाऊबा, बस इंतजार कर, अगली बार जब हम मिलेंगे वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ रही थी, मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। अब मैं वो पैंतरे बड़ी आसानी से आजमा पा रहा था जो पहले सिर्फ सोचे जा सकते थे। इस मंजिल पर ज्यादातर कमजोर ज़ुम्बी ही थे, पर तभी एक लेवल 2 का फुर्तीला ज़ुम्बी मेरे सामने आया। मैंने उसे ढेर किया और उसने मुझे 5 पॉइंट फुर्ती के और दिए। मेरी ताकत अब 96 तक पहुंच चुकी थी, बस 4 पॉइंट और चाहिए थे और फिर मैं अजय बन जाऊंगा। उधर दाऊबा के अड्डे पर उसके चमचे कोई नई खिचड़ी पका रहे थे। उसके एक आदमी ने खबर दी कि पहली मंजिल पर एक हार्डवेयर की दुकान है। उन्हें लगा कि अगर वहां से मजबूत सामान और औजार मिल गए तो वो मेरे घर के ऑटोमेटिक धनुषों से भी नहीं डरेंगे। लेकिन नीचे जाना मौत के कुएं में कूदने जैसा था, क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ुम्बीज का पहरा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और रस्सी के सहारे नीचे उतरने का जुगाड़ बना लिया। उनका इरादा साफ था, हार्डवेयर की दुकान से सामान लूटो, ज़ुम्बीज का सफाया करो और फिर मेरी छत फाड़कर अंदर घुसाओ। मुझे इन सब की भनक लग चुकी थी। अब तक काफी मेहनत हो चुकी थी और मेरी फुर्ती 50 के ऊपर पहुंच गई थी। मेरा शरीर अब बिजली की तरह तेज महसूस हो रहा था। अब देखते हैं कि इन चूहों की अगली चाल इन्हें कहां ले जाती है। मैंने सोचा चलो इन 2 नमूनों पर अपनी नई ताकत आजमाता हूं। मैंने अपना नया हुनर दिखाया और उसका असर देखकर मेरे होश उड़ गए। ताकत तो कमाल की थी, पर इसने मेरी पूरी जान निचोड़ ली। इतना जोर लगा कि मेरी मामूली तलवार भी टूटकर बिखर गई। मुझे समझ आ गया कि अब मुझे कोई ढंग का हथियार चाहिए। ये खिलौने अब मेरा साथ नहीं देंगे। शरीर थक चुका था, मुझे आराम की जरूरत थी। उधर दाऊबा के ठिकाने पर जश्न मनाया जा रहा था। उन्होंने हार्डवेयर स्टोर लूट कर कमाल के हथियार और खाना जमा कर लिया था। दाऊबा अपने चमचों को बड़े बड़े सपने दिखा रहा था। कह रहा था कि एक बार मुझे खत्म कर दिया तो पूरी बिल्डिंग पर उसका राज चलेगा। वो खुद को यहाँ का राजा समझ रहा था और अपने गुंडों को लालच दे रहा था कि जीत के बाद वो उन्हें हर तरह की अय्याशी करने देगा। वो बेवकूफ अपनी जीत के नशे में चूर थे। अगली सुबह शू शिन घबराई हुई मेरे पास आई। उसने बताया कि ग्रुप में खबर आई है कि दाऊबा और उसके गुंडे पूरी तरह तैयार होकर ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने लोहे की भारी चादरों से अपना कवच बना लिया है और उनके पास बिजली वाली आरी, बड़े हथौड़े और कटर जैसे खतरनाक औजार हैं। शू शिन को लग रहा था कि वो मेरी छत तोड़कर अंदर घुस आएंगे। वो डर के मारे कहने लगी कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और मन ही मन हंसा। भाग कर जाए ने कहा। बाहर हर तरफ ज़ुम्बी मौत का नाच नाच रहे हैं। शू शिन को अंदाजा नहीं था कि मेरे पास क्या क्या है। मैंने ठंडे दिमाग से फैसला किया कि अब भागने का नहीं, बल्कि उन्हें
उन्हें ये दिखाने का वक्त है कि मेरे किले में घुसने की कीमत क्या होती है। छत तोड़ना तो दूर, वो अंदर कदम भी नहीं रख पाएंगे। हम कहाँ भागेंगे? मैंने शूशिन को साफ कह दिया कि फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब भागने का नहीं बल्कि अपना हिसाब चुकता करने का वक्त था। उधर दाओबा और उसके गुंडे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें ढेर सारी ज़ोंबीज़ की लाशें मिली। उन्हें लगा कि मैंने सिर्फ तीरों से उन सबको ढेर किया है, पर उन्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं था। दाओबा चिल्ला रहा था कि जैसे ही वो मुझे पकड़ेगा वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी मैं खुद उनके सामने आ गया। दाओबा मुझे देखकर हंसने लगा। उसे लगा कि मैं गलती से उनके जाल में फंस गया हूँ। उसने चिल्लाकर कहा, अरे बाई शेंग, तू तो खुद ही मौत के मुंह में चला आया। मैंने ठंडे दिमाग से उसकी आंखों में देखा और कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि मौत के मुंह में कौन आया है। मैं यहाँ अपनी पिछली जिंदगी का बदला लेने आया हूँ। दाओबा को मेरी बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। उसने अपने गुंडों को मुझ पर हमला करने का हुक्म दिया। तभी मेरे सिस्टम में हलचल हुई। मेरे इमोशन पॉइंट्स पूरे 100 हो चुके थे। मेरी ताकत अब एक अलग ही मुकाम पर थी। जैसे ही उन गुंडों ने मुझ पर वार किया, मैंने बिजली की फुर्ती से उन्हें धूल चटा दी। दाओबा का खास आदमी रेड हेयर मुझ पर झपटा, पर मैंने उसे एक ही बार में सीधा ऊपर पहुंचा दिया। दाओबा बौखला गया। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर वार किया, पर मेरे मजबूत कवच के आगे उसका वार बेकार गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कोई भी हमला मुझ पर असर नहीं कर रहा। मैंने अपनी तलवार निकाली और अपना खास पैंतरा आजमाया। दाओबा खौफ के मारे चीख उठा, तू इंसान नहीं, तू तो कोई शैतान है। मैंने बिना किसी रहम के उसका काम तमाम कर दिया। दाओबा के मरते ही मेरे इमोशन पॉइंट्स बढ़कर 200 हो गए। अब जो गुंडे बच गए थे वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने मन ही मन कहा, आज कोई नहीं बचेगा, सबका हिसाब यहीं और अभी होगा। दाओबा के गुंडे अपनी जान बचाकर भाग ही रहे थे कि तभी बीच में एक नया नमूना आ धमका। इसका नाम था क्विनशाओ। आते ही बड़े रौब से बोला, बाइशन, क्या तुम मेरी खातिर यह मामला यही खत्म कर सकते हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर सीधा पूछा, तुझे इज्जत दूं, पर किस खुशी में? उसने बड़े घमंड से जवाब दिया कि वो इस तीसरी बिल्डिंग का राजा है, सब उसे बिल्डिंग किंग मानते हैं। मुझे उसकी राजा रानी वाली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने फिर धमकी दी कि क्या मैं पूरी बिल्डिंग को अपना दुश्मन बनाना चाहता हूँ? मैंने भी साफ कह दिया, तो क्या हुआ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैंने उसे आखिरी चेतावनी दी कि अगली बार मेरे सामने मत आना, वरना मैं हाथ नहीं रुकूंगा। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। जब मैं वापस सुरक्षित घर पहुंचा तो शूशिन मुझसे लिपट कर रोने लगी। उसे डर था कि कहीं मुझे कुछ हो न गया हो। मैंने मजाक में कहा, अरे बस भी करो, अगर ऐसे ही लिपटी रही तो तुम मेरा दम ही निकाल दोगी। तब शूशिन ने मुझे उस क्विनशाओ का असली कच्चा चिट्ठा सुनाया। पता चला कि दाओबा जैसा गुंडा भी उससे थर-थर कांपता था। कयामत शुरू होते ही उस रईसजादे ने कम से कम 10 मिलियन रुपए खर्च करके पूरी बिल्डिंग का सारा राशन और सामान खरीद लिया था। उसने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए कि जो उसका साथ देंगे वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, और मुसीबत खत्म होने के बाद वो सबको अपने बाप की कंपनी में बड़े पदों पर नौकरी देगा। लोग उसके इस झूठे लालच में आकर उसके गुलाम बन गए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कुछ और थी। शूशिन ने मुझे एक फोटो दिखाई जिसमें क्विनशाओ के हाथ में एक असली पिस्तौल थी। मामला अब पेचीदा हो गया था। ऊपर से वो बेशर्म पियाओ भी फिर से अपनी चाल चल चुकी थी और अब क्विनशाओ के साथ चिपक गई थी। उसे लगा कि अब वो बंदूक वाले के साथ सुरक्षित है। भले ही मेरी ताकत बढ़ गई थी, पर मैं अभी इतना फौलादी नहीं हुआ था कि गोलियों को झेल सकूं। अब मुझे अपनी सुरक्षा और हमले की योजना बहुत संभल कर बनानी थी। मेरे पास अब 880 पॉइंट्स हो चुके थे, बस 120 और चाहिए थे, और फिर मैं 1000 का जादुई आंकड़ा पार कर लेता। मुझे समझ आ गया कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे उस आस्तीन के सांप यानी लिu पियाओ का खेल खत्म करना होगा। रास्ते में जितने भी ज़ोंबी मिले मैंने उन्हें गाजमूली की तरह काट दिया। हर मौत के साथ मेरा जिस्म और भी फौलादी होता जा रहा था। आज हमारे बीच का पुराना हिसाब चुकता होने वाला था। मैं सीधा पियाओ के ठिकाने पर पहुंचा और दहाड़ कर बोला, लिu पियाओ बाहर निकल, आज तेरी आखिरी रात है। अंदर से वही घमंडी आवाज आई। पियाओ बाहर निकली और मुझे देखकर बिफर पड़ी। अरे ये तो बाईशिन है, कौन कुत्ता भौंक रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भूल गया क्या कि यहाँ क्विनशाओ मौजूद हैं? तभी क्विनशाओ बड़े नवाबों की तरह बाहर आया। कहने लगा कि पिछली बार मैंने उसके दरवाजे पर खून खराबा किया था, क्या आज मैं उसके घर में घुसकर कत्लेआम करना चाहता हूँ? मैंने उसे ठोक कर कह दिया कि ये मेरे और उस औरत के बीच की बात है, वो बीच में न पड़े तो ही उसके लिए अच्छा होगा। पर वो अपनी बिल्डिंग किंग वाली रकड़ दिखाने लगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे धमकी दे रहा हूँ। मैंने भी सीना तान कर कह दिया, हाँ धमकी ही समझ, अब क्या कर लेगा। तभी उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। मेरी आंखों के सामने काली मौत चमक रही थी। पियाओ तो जैसे खुशी से पागल हो गई। देख लिया बाईशिन, तू सिर्फ एक मामूली कचरा है जो छोटी मोटी तलवारें चला लेता है।
क्विन शाओ के सामने तेरी क्या औकात है। हम दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। मैं जानता था कि अगर मैं झपटा तो उसे तो खत्म कर दूंगा, पर गोली मुझे भी लग सकती थी। रिस्क बड़ा था, पर मेरी नस-नस में गुस्सा दौड़ रहा था। क्विन शाओ ने मेरी आंखों में देखा और अचानक उसका सुर बदल गया। कहने लगा कि दाऊबा जैसे खूंखार गुंडे को खत्म करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं वाकई एक टैलेंटेड बंदा हूँ। उसने मुझे अपनी टीम में शामिल होने का लालच दिया और बोला, मेरे साथ मिल जा, तू मेरा सबसे खास आदमी बनेगा और हम मिलकर इस बिल्डिंग पर राज करेंगे। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। उसे लगा मैं उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता बन जाऊंगा। क्विन शाओ को लगा कि वो मुझे 5 मिलियन की सालाना तनख्वाह का लालच देकर अपना गुलाम बना लेगा। कहने लगा कि सब ठीक होने के बाद वो मुझे अपने बाप की कंपनी में बड़ा अफसर बनवा देगा। लियू पियाओ बगल में खड़ी होकर मुझे नीचा दिखाने लगी। कह रही थी कि मुझ जैसे बेकार आदमी को ऐसी शानदार नौकरी कभी नहीं मिलेगी और मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो मना कर रहा हूँ। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहाँ बहुत भीड़ थी। मेरी फुर्ती चाहे कितनी भी बढ़ गई हो, पर इतने लोगों के बीच क्विन शाओ को एक ही बार में खत्म करना मुमकिन नहीं था। अगर मैंने हमला किया तो पिस्तौल की गोली मुझे भी लग सकती थी। मैंने ठंडे दिमाग से उसे आखिरी अल्टीमेटम दिया, तुझे 3 दिन का वक्त देता हूँ। लियू पियाओ को मेरे हवाले कर दे, वरना उसके साथ तू भी मरेगा। पियाओ ने फौरन क्विन शाओ के कान भरे कि मेरा पानी और बिजली काट दी जाए। उसे लगा कि बिना पानी और बिजली के मैं 3 दिन भी नहीं टिक पाऊंगा और घुटनों के बल रेंगता हुआ उनके पास आऊंगा। क्विन शाओ को ये आइडिया पसंद आया और उसने बिल्डिंग में मेरा दाना पानी बंद करने का हुक्म दे दिया। पर मुझे इन 3 दिनों का सही इस्तेमाल करना था। मुझे घर से बाहर निकलकर और ज्यादा ज़ुम्बीज़ को मारना था ताकि मेरी ताकत और फुर्ती इतनी बढ़ जाए कि पिस्तौल की गोली भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। जब मैं घर पहुंचा तो शू शिन घबराई हुई थी कि बिजली पानी कट गया है। मैंने उसे समझाया कि फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरे पास महीनों का बैटरी बैकअप और खदान भर पीने का पानी पहले से ही जमा है। पहली बार मैं अपनी बिल्डिंग नंबर 3 की दहलीज से बाहर निकला। अब असली शिकार का वक्त था। रात भर के कत्लेआम के बाद मेरी ताकत 200 के करीब और फुर्ती 100 के पास पहुंच गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर मेरी फुर्ती 100 के पार हो गई तो शायद मैं गोली की रफ्तार को भी मात दे दूंगा। शिकार करते करते मैं एक पुराने सुपरमार्केट के गोदाम में जा पहुंचा। वहां सामान ढूंढने आए बाकी लोग तो ज़ुम्बीज़ का निवाला बन चुके थे, पर मेरी नजर एक कोने में पड़े एक अजीब से डिब्बे पर पड़ी। पता नहीं इसमें क्या था, पर मेरी छठी इंद्रिया कह रही थी कि ये कुछ बहुत काम का होने वाला है। उस गोदाम में जो डिब्बा मुझे मिला वो वाकई कमाल का था। उसे खोलते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कितनी शानदार बनावट थी उसकी। मैंने सोचा कि जरा देखो तो सही, ये मेरी पुरानी एफ क्लास तलवार से कितनी बेहतर है। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। वाह क्या धार थी। मैंने खुद से कहा, चलो बाहर निकलकर इन ज़ुम्बीज़ पर इसे आजमाते हैं। और फिर जो हुआ वो कत्लेआम था। उन बेजान लाशों पर मेरी नई तलवार गाजमोली की तरह चल रही थी। उस रात की कमाई भी तगड़ी रही। मेरी फुर्ती यानी एजिलिटी 100 के पार निकल गई। इसी के साथ मेरा एक नया हुनर जाग गया जिसे व्हाइट गॉड इवेजन स्टेप कहते हैं। अब मेरी रफ्तार इतनी थी कि कोई मुझे छू भी नहीं सकता था, लेकिन शरीर थक चुका था। इसलिए मैंने तय किया कि पहले घर जाकर एक अच्छी नींद लूंगा और फिर बाकी चूहों का हिसाब करूंगा। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि बिल्डिंग के ग्रुप में लोग फिर से मेरे खिलाफ जहर उगल रहे थे। शू शिन डरी हुई थी। उसने मुझसे कहा, बाई शेंग, क्विन शाओ ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया है। अगर तुम वहां गए तो वो सब तुम पर टूट पड़ेंगे। मैंने ठंडे दिमाग से उसे जवाब दिया, जो मेरे रास्ते में आएगा वो अपनी जान से हाथ धोएगा। आज किसी पर रहम नहीं होगा। उधर क्विन शाओ और वो आस्तीन का सांप लियू पियाओ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। पियाओ कह रही थी, देख लिया क्विन शाओ, वो डरपोक बाई शिन डर के मारे छुप गया है। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो आपके सामने आए। क्विन शाओ भी अपनी अकड़ में था। उसने तय कर लिया था कि अगर मैं नहीं आया तो वो खुद मेरे घर पर हमला करके मेरा सारा सामान लूट लेगा। उसे लगा कि वो यहाँ का इकलौता राजा है। तभी क्विन शाओ के पास उसके बाप का फोन आया। उसका बाप भी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो अब पूरे जिले का किंग बन बैठा था। उसने क्विन शाओ को खुशखबरी दी कि उसने भाड़े के सैनिकों यानी मर्सेनरीज की एक पूरी पलटन भेजी है जो अपने साथ सोना और ढेर सारे हथियार लेकर आ रही है। क्विन शाओ खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि अब उसे इस पूरी कॉलोनी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस टीम का वो इंतजार कर रहा है उनसे निपटने के लिए मेरा नया अवतार तैयार खड़ा है। क्विन शाओ के बाप को अपनी औलाद पर बड़ा नाज था। उसे लग रहा था कि उसका बेटा वहाँ का राजा बनेगा, पर यहाँ तो खेल ही पलट गया था। क्विन शाओ ने अपने चमचों को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया। खड़े क्या दिख रहे हो, खत्म कर दो इसे। उसके चमचे आम लोगों को डराने धमकाने में तो माहिर थे, पर जान लेने का कलेजा उनमें नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़े मैंने उन्हें गाजमूली की तरह काटना शुरू कर दिया। मुझे एक नई बात समझ आई, सिर्फ ज़ुम्बी ही नहीं बल्कि मुझ पर नफरत रखने वाले इन जिंदा इंसानों को मारने से भी मुझे इमोशन पॉइंट्स मिल रहे थे। यह तो बहुत ही जबरदस्त बात थी। मेरी ताकत और पॉइंट्स दोनों तेजी से बढ़ रहे थे। बाकी बचे हुए गुंडे अपनी जान
बचाकर भागने लगे। क्विन शाओ चिल्लाता रह गया, रुको, कहाँ जा रहे हो बुज़दिलों। मैंने उसे पकड़ लिया। तभी उसके बाप का वीडियो कॉल आया। वो गिड़गिड़ाने लगा, बेटा मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना सोना दूंगा, सामान दूंगा। आज के दौर में सोना ही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने ठंडे दिमाग से पूछा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने घबराकर पूछा, तो फिर क्या चाहिए? जो बोलोगे वो दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे सिर्फ इसकी जान चाहिए। उसके बाप का लहजा बदल गया। वो धमकी देने लगा, मैंने मर्सिनरीज की एक पूरी पलटन भेजी है, अगर मेरे बेटे को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैंने हंसकर कहा, तो उन्हें आने दो, देखते हैं वो क्या उखाड़ लेते हैं। और बस एक ही बार में मैंने क्विन शाओ का किस्सा खत्म कर दिया। मेरे इमोशन पॉइंट्स का आंकड़ा 1000 पार कर गए। मुझे अपने शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई। अब मैं पिछली जिंदगी वाली ताकत के लेवल पर पहुंच चुका था। तभी लियू पियाओ रेंगती हुई मेरे पैरों में आ गिरी। वो औरत जिसकी वजह से मेरी पहली जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब अपनी जान की भीख मांग रही थी। कहने लगी, बाई शेंग, मुझसे गलती हो गई, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। देखो, आज तक तुमने मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा, पर अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगी, बस मुझे छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर मुझे घिन आ रही थी। वो अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी ताकि जिंदा रह सके। मैंने उसकी तरफ देखा, चेहरा गुस्से से लाल था। मैंने बस इतना ही पूछा, इतनी बकवास करने के बजाय क्या तुम चुपचाप मर सकती हो? अब उसकी आखिरी घड़ी आ चुकी थी। लियू पियाओ के मरते ही मेरे सिस्टम में 500 इमोशन पॉइंट्स चमक उठे। आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। अपनी पिछली जिंदगी की मौत का हिसाब मैंने बराबर कर लिया था। जो लोग मुझे मार कर खा गए थे, आज वो सब नर्क पहुंच चुके थे। अब मेरा अगला मकसद साफ था, इस कयामत भरी दुनिया में खुद को सबसे ताकतवर बनाना और जिंदा रहना। मैंने सिस्टम का लेवल 2 स्टोर खोला। वहाँ सिर्फ लड़ाई के काम आने वाले हथियार और मजबूत कवच थे। अगर मुझे अपनी तलवार को डी क्लास हथियार में अपग्रेड करना था तो उसके लिए 3000 पॉइंट्स चाहिए थे। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, पर लेवल 1 के हथियार भी फिलहाल के लिए काफी मजबूत थे। मैंने तुरंत शॉपिंग शुरू की। एक लेवल 1 का पूरा कवच सेट लिया और एक लेवल 1 की एनर्जी पिस्तौल खरीदी। इसके साथ ही मैंने अपने घर की दीवारों, छत और फर्श को भी लेवल 1 तक मजबूत करवा दिया। इस पूरी खरीदारी में मेरे 1300 पॉइंट्स खर्च हो गए और अब सिर्फ 270 पॉइंट्स बचे थे। पॉइंट्स कितनी तेजी से खर्च होते हैं, ये सोचकर मेरा सिर चकरा गया। पर ये नया कवच था बड़े काम का। ये सिर से पैर तक पूरी सुरक्षा देता था और साथ में जूते भी मिले थे। सबसे कमाल की बात ये थी कि सफेद रंग के कवच में दिन में 3 बार ऑटो क्लीनिंग का फीचर था, यानी चाहे कितना भी खून खराबा हो, ये अपने आप साफ हो जाएगा। 500 पॉइंट्स में ये सौदा बुरा नहीं था। रही बात उस पिस्तौल की, तो वो देखने में बिल्कुल आम बंदूक जैसी थी, पर ये एनर्जी से चलती थी। अब अगर कोई बंदूक लेकर मेरे सामने आएगा तो मुझे मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। उधर शहर की दूसरी तरफ मौत का जाल बुना जा रहा था। क्विन शाओ के बाप को उसके बेटे की मौत की खबर मिल चुकी थी। वो पागलों की तरह चीख रहा था, मेरा बेटा मर गया, मुझे वो लड़का जिंदा चाहिए, मैं अपने हाथों से उसका हिसाब करूंगा। भाड़े के सैनिकों की उस टीम, जिसे पैराडाइज स्क्वाड कहते हैं, उन्होंने काम हाथ में ले लिया। उनकी लीडर ने बड़े घमंड से कहा, फिक्र मत कीजिए मिस्टर क्विन, 10 घंटे के अंदर वो लड़का हमारे कब्जे में होगा। पैराडाइज स्क्वाड का निशाना कभी नहीं चूकता। उन्हें लग रहा था कि वो किसी मामूली चूहे को पकड़ने जा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि वो मौत के फरिश्ते से टकराने वाले हैं। बिल्डिंग के लोग बड़े ही मतलबी निकले। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैंने बड़े बड़े गुंडों को साफ कर दिया है, वो ग्रुप में मेरी चापलूसी करने लगे। उन्होंने मेरे घर की बिजली पानी वापस जोड़ दी और कहने लगे कि अब मैं ही इस बिल्डिंग का असली राजा हूँ। मुझे इन सब बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, जब तक ये लोग मेरे रास्ते में नहीं आते मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर किसी ने दोबारा हिमाकत की तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी शू शिन ने मुझे बताया कि बेसमेंट के पार्किंग एरिया में एक बाजार शुरू हुआ है। वहाँ रात के 8 बजे से 12 बजे तक लोग सामान की अदला बदली करते हैं या सोने के बदले चीजें खरीदते हैं। शू शिन चाहती थी कि हम आज ही वहाँ जाकर देखें, पर मैंने मना कर दिया। मैंने उसे साफ बताया कि क्विन शाओ के बाप ने जो भाड़े के सैनिक भेजे हैं वो बस पहुँचने ही वाले हैं। वो लोग पेशेवर शिकारी हैं और उनके पास खतरनाक हथियार भी हैं। हालांकि मुझे अपने घर की मजबूती पर पूरा भरोसा था, फिर भी सावधानी जरूरी थी। उधर बिल्डिंग के बाहर पैराडाइज स्क्वाड पहुंच चुकी थी। उन सैनिकों ने पलक झपकते ही बाहर के सारे ज़ुम्बी साफ कर दिए और बिना किसी खरोंच के बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर दाखिल हो गए। उनके लीडर ने जब मेरा दरवाजा देखा तो उसे समझ आ गया कि इसे खोलना इतना आसान नहीं होगा। उसने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया कि धमाका करके दरवाजा तोड़ दो। मुझे उनके आने की आहट मिल चुकी थी। जैसे ही वो मेरे दरवाजे के पास पहुंचे, मैंने उन्हें अपनी तरफ से एक खास तोहफा दिया। मैंने दरवाजे में लगा अपना ऑटोमेटिक जांच चालू कर दिया। एक जोरदार प्रहार हुआ जिससे उनके लीडर की हालत खराब हो गई। खुशनसीबी थी उसकी कि वो ऐन वक्त पर बच गया, वरना उसका काम वही तमाम हो जाता। उन्हें पीछे हटते देख मुझे समझ आया कि ये लोग मामूली गुंडे नहीं हैं।
उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट और मजबूत ढाल थी। जिस तरह से उनका लीडर लंगड़ाते हुए चल रहा था, उससे साफ था कि उसे गहरी चोट नहीं लगी है। उन सैनिकों के होश उड़ गए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि किसी आम से दिखने वाले घर का दरवाजा बैंक की तिजोरी जैसा मजबूत होगा और वहां ऐसे जानलेवा जाल बिछे होंगे। अब मुकाबला बराबर का था और असली जंग शुरू हो चुकी थी। इन भाड़े के सैनिकों ने अपनी ढालें आगे कर ली और मेरे दरवाजे पर वार करने लगे। पर दरवाजा क्या था? पत्थर की लकीर। टस से मस नहीं हुआ। तभी मेरे सिस्टम में 400 पॉइंट्स चमके। कमाल की बात यह थी कि एक ही सैनिक को ठिकाने लगाने के मुझे 200 पॉइंट्स मिले। मुझे समझ आ गया कि मामला बड़ा है। दुश्मन जितना तगड़ा होगा, उसे मारने पर पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और एक दो हाथ दिखाए। उनके होश उड़ गए। वो चिल्लाने लगे कि सावधान रहो, इस लड़के के पास बंदूक है। उन्हें लगा कि मैं खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया हूँ। उनके कमांडर ने सोचा कि अगर दरवाजा मजबूत है तो क्या हुआ, खिड़की तो कांच की होगी, उसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने खिड़की पर वार किया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कांच नहीं, बुलेट प्रूफ शीशा था जिस पर एक खरोंच तक नहीं आई। खिड़की से हार मानकर वो ऊपर की मंजिल पर गए। उन्हें लगा कि छत यानी मेरा सीलिंग तो आम होगा, उसे तोड़कर नीचे कूद जाएंगे। पर वहां भी उनके हाथ सिर्फ नाकामी लगी। मेरी छत अब स्टील से भी ज्यादा मजबूत मटेरियल से बनी थी। कमांडर तिलमिला उठा। उसने अपने आदमियों को फौरन छिपने का हुक्म दिया। उसे समझ आ गया था कि ये घर नहीं, किसी कछुए की मजबूत पीठ है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। मैंने भी मौका देखकर उनके 5 आदमियों का काम तमाम कर दिया। इस बार लूट भी तगड़ी मिली। मुझे उनके पास से 5 मजबूत खंजर, 5 बुलेट प्रूफ जैकेट, 2 पिस्तौल और 5 सोने की ईंटें मिली। अब कमांडर को समझ आ गया था कि मैं छुपकर हमला करने में माहिर हूँ। उसने अपनी रणनीति बदल ली। उसने तय किया कि अब वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि मेरे बाहर आने का इंतजार करेगा ताकि मुझे जाल में फंसा सके। पर वो भूल रहा था कि ये मेरा इलाका है और यहाँ का हर कोना मेरी मर्जी से चलता है। सिस्टम का एक और कमाल का फीचर पता चला, मैं सोना और हथियारों को रिसाइकल करके पॉइंट्स कमा सकता था। मैंने सोचा, भाई ये तो जैकपॉट लग गया। अब मुझे बस लोगों को सामान देना था, उनसे बदले में सोना लेना था और उस सोने को पॉइंट्स में बदलकर अपनी ताकत बढ़ानी थी। अमीर बनने का इससे शॉर्टकट तरीका और क्या हो सकता था। उधर वो भाड़े के सैनिक अब भी दीवारों पर वार कर रहे थे। मुझे समझ आ गया कि वे इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उन्हें पता न चले कि ये दीवारें नहीं टूटेंगी। असल में वो दीवार तोड़ने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं उन्हें रोकने के लिए बाहर निकलूं और वो मुझे दबोच ले। पर मैं उनसे 2 कदम आगे था। उनकी टीम के 7 लोग पहले ही जहन्नुम पहुंच चुके थे। कमांडर पूरी तरह बौखला गया था। उसने पीछे हटने का फैसला किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब मेरा हंटिंग टाइम शुरू हो चुका था। मैंने एक एक करके उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू किया। आखिरी के 2 बचे थे जो जान बचाकर नीचे की तरफ भागे। कमांडर की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंसान हूँ या कोई साया। उसने मुझ पर वार भी किए, पर मेरे लेवल 1 कवच के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम रही। कवच ने न सिर्फ चोट बचाई बल्कि हमले के झटके को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। मैंने उन सब की लाशों से सारा सामान और सोना समेट लिया। मेरे पास अब काफी पॉइंट्स हो चुके थे, लेकिन 5000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी 1100 पॉइंट्स कम थे। तभी मुझे शूशिन की बात याद आई कि रात के 8 बजे बेसमेंट में काला बाजार यानी ब्लैक मार्केट खुलता है। मैंने सोचा कि वहां जाकर देखना चाहिए, शायद कुछ सोना या काम की चीजें मिल जाए जिन्हें रिसाइकल करके मैं अपना कोटा पूरा कर सकूं। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि इंतजाम काफी कड़ा था। बाजार में घुसने से पहले हर किसी को 10 मिनट बाहर इंतजार करना पड़ता था ताकि यह पक्का हो सके कि कोई वायरस से संक्रमित तो नहीं है। उनकी ये सावधानी देखकर मुझे लगा कि चलो कम से कम यहाँ का माहौल सुरक्षित है। अब देखते हैं इस अंधेरी मंडी में मुझे क्या मिलता है। यहाँ तो वाकई सब कुछ मिल रहा था। कयामत के इस दौर में लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगाने को तैयार थे। इस बाजार में सबसे ज्यादा सामान की अदला बदली हो रही थी। अगर आपके पास सोना है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पर मुझे तो सोना चाहिए था ताकि मैं उसे रिसाइकल करके अपने पॉइंट्स बढ़ा सकूं। मुझे पता चला कि सारा सोना और बढ़िया हथियार बिल्डिंग के अलग अलग राजाओं ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। मैंने तय किया कि एक एक करके इन सबसे मिलूंगा। यूनिट 2 का राजा फेंकाई था जो एक बॉक्सर रह चुका था। यूनिट 3 पर हुआ भाइयों का कब्जा था। बाकी बिल्डिंग्स के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी शुरुआत इन्हीं दोनों से करने का फैसला किया। मैं सीधा फेंकाई के गुर्गों के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो बोले, अच्छा तो तुम ही वो बाइशिंग हो जिसने क्विन शाओ को जहन्नुम पहुंचाया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही हूँ, पर मैं यहाँ लड़ने नहीं, एक बड़ा सौदा करने आया हूँ। फेंकाई बाहर आया और अपनी अकड़ दिखाने लगा। मैंने सीधा मुद्दे की बात की, मुझे सोना चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें ऐसा खाना दूंगा जो तुमने कयामत शुरू होने के
बाद सपने में भी नहीं देखा होगा। उसने पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या है, तो मैंने लंबी लिस्ट गिना दी। चीनीक्षर यानी एवालोन, शानदार स्टेक और महंगी वाइन। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे ऑफर दिया कि 5 किलो आम मांस के बदले एक सोने का टुकड़ा और 2 किलो बढ़िया क्वालिटी के मांस के बदले एक सोने का टुकड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पास इतना स्टॉक है, पर लालच चीज ही ऐसी है। सौदा फौरन पक्का हो गया। मैंने उसे अपना कॉन्टैक्ट दिया ताकि आगे भी लेन देन होता रहे। इसके बाद मैं यूनिट 3 के हुआ भाइयों से मिलने पहुंचा। वहां भी मेरी पहचान मेरा काम आसान कर चुकी थी। क्विन शाओ जैसे रईस और ताकतवर आदमी को ठिकाने लगाने के बाद अब पूरी बिल्डिंग में मेरा खौफ और नाम दोनों फैल चुके थे। अब मुझे बस बहुत सारा सोना बटोरना था ताकि मैं अपना 5000 पॉइंट्स का लक्ष्य पूरा कर सकूं। मैं यूनिट 3 के राजाओं यानी उन हुआ भाइयों के सामने पहुंचा। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने अपने गुंडों से कहा, घेरा बना लो। ये वही है जिसकी मौत पर सोने की 10 ईंटों का इनाम है, और अगर इसे जिंदा पकड़ा तो 20 ईंटें मिलेंगी। उन्हें लगा कि मैं खुद चलकर अपनी मौत के पास आया हूँ। जब उन्होंने देखा कि मेरे पास बंदूक है तो उनकी घबराहट थोड़ी बढ़ी, पर उनका घमंड उससे भी बड़ा था। उनका लीडर चिल्लाया, बंदूक है तो क्या हुआ, हम इतने सारे लोग हैं, क्या ये सबको मार देगा? इसे पकड़ो, मैं इसकी वो हालत करूंगा कि ये मौत की भीख मांगेगा। मैंने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, गलत फहमी में मत रहो, ये बंदूक तो बस हिफाजत के लिए है, तुम्हें मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। यह सुनकर वो हंसने लगे और अपने आदमियों को लालच दिया कि जो मुझे मारेगा उसे इनाम में एक भुनी हुई बत्तख मिलेगी। फिर जो हुआ वो उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। मैंने तलवार निकाली और कत्लेआम शुरू कर दिया, पर मुझे एक बात खटक रही थी, इन कमजोर गुंडों को मारने पर इमोशन पॉइंट्स बहुत कम मिल रहे थे, कहीं 30 तो कहीं सिर्फ 10। उन भाड़े के सैनिकों के मुकाबले ये लोग कचरा थे। बीच में उन्होंने मेरी साथी को ढाल बनाने की कोशिश की, जिससे मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में मैंने उनके 20 से ज्यादा आदमियों को ढेर कर दिया। वहां मौजूद एक आदमी ये सब देख रहा था और पसीने पसीने हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि शुक्र है उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, वरना उसकी लाश भी वहीं पड़ी होती। अब उन भाइयों को समझ आ गया था कि भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। लड़ाई खत्म होने के बाद मैंने सारा सोना समेट लिया। फेंग काई से मुझे 300 ग्राम सोना मिला था और इन हुआ भाइयों के पास से 240 ग्राम। मैंने तुरंत सिस्टम से कहा कि सारा सोना रिसाइकल कर दो। 540 ग्राम सोने के बदले मुझे 540 इमोशन पॉइंट्स मिले। आखिरकार मेरे पास पूरे 5000 पॉइंट्स जमा हो गए और सिस्टम का लेवल 3 स्टोर खुल गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। बाप रे, लेवल 4 स्टोर खोलने के लिए पूरे 50,000 इमोशन पॉइंट्स चाहिए। ये तो बहुत बड़ी रकम थी। मैंने सोचा फिलहाल लेवल 3 की चीजों पर ही ध्यान देना ही बेहतर है। मैंने तुरंत 3000 पॉइंट्स खर्च किए और अपनी लेवल 1 की तलवार को डी क्लास में अपग्रेड कर दिया। अब इसमें कवच तोड़ने वाली जादुई ताकत आ गई थी। साथ ही 1500 पॉइंट्स देकर अपनी पिस्तौल को भी अपग्रेड किया। अब इसकी गोलियां बड़े से बड़े बुलेट प्रूफ जैकेट को भी मक्खन की तरह चीर कर पार निकल सकती थी। तभी मुझे बाहर के ताजा हालात का पता चला। खबर आई कि शहर में लेवल 3 के ज़ोंबी आ चुके हैं। बेसमेंट के बाजार से जो जानकारी मिली वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। लेवल 1 ज़ोंबी तो सुस्त थे, 2 आम इंसान भी उन्हें आसानी से मार सकते थे। लेवल 2 वाले थोड़े ताकतवर और फुर्तीले थे, जिनके लिए 4 से 6 हथियारबंद लोगों की जरूरत पड़ती थी। पर ये लेवल 3 वाला तो कुछ अलग ही बला थी। फेंग काई ने बताया कि उसके 12 सबसे बेहतरीन लड़कों की टीम को उस एक अकेले ज़ोंबी ने पल भर में साफ कर दिया। उन 12 लोगों ने उस पर लगातार हमले किए, पर उसकी खाल इतनी सख्त थी कि कुल्हाड़ी से वार करने पर भी सिर्फ मामूली खरोंचें आईं। ये सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। ऊपर से पता चला कि उस ज़ोंबी के पास अब अपना थोड़ा दिमाग भी आ गया है, यानी वो अब सोच समझ कर शिकार कर रहा था। मैंने शूशिन से साफ कहा, तुम यहीं घर पर ही रुको और मेरा इंतजार करो, मुझे इस नए नमूने से मिलना ही होगा। मुझे पता चला कि वो खतरनाक ज़ोंबी इसी बिल्डिंग नंबर 3 के यूनिट 2 में मौजूद है। मैंने फेंग काई को मैसेज भिजवा दिया कि मैं आ रहा हूँ। अब देखते हैं कि मेरी ये नई तलवार उस पत्थर जैसी खाल का क्या हाल करती है। खेल अब और भी रोमांचक होने वाला था। मैं फेंग काई की यूनिट में पहुंचा तो बेचारा थर थर कांप रहा था। उसने बताया कि वो लेवल 3 ज़ोंबी 12वीं मंजिल पर है और तबाही मचा रहा है। वो दरवाजों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो कागज के बने हों। फेंग काई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अगर मैंने उसे नहीं रोका तो पूरी बिल्डिंग में कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसने वादा किया कि अगर मैं उस शैतान को मार दूं तो वो अपना सारा सोना मेरे हवाले कर देगा। मुझे तो बस अपनी नई तलवार आसमानी थी। मैंने कहा काम हो जाएगा। जब मेरा सामना उस ज़ोंबी से हुआ तो मुझे समझ आया कि ये बाकी कचरे से अलग क्यों है। इसके पास थोड़ा दिमाग था और सुनने की शक्ति लेवल 2 वाले से कहीं ज्यादा थी। अगर लेवल 2 वाले की ताकत 100 तक होती है तो इसकी ताकत कम से कम 300 के पार थी। मैंने अपनी पिस्तौल से उस पर गोलियां चलाई। गोलियां उसके शरीर के आर पार तो निकल गईं, पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
आखिर में मुझे अपनी डी क्लास तलवार निकालनी ही पड़ी। तलवार की कवच तोड़ने वाली ताकत ने कमाल कर दिया और उस पत्थर जैसी सख्त खाल को चीर कर रख दिया। उसे मारते ही मेरे शरीर में जबरदस्त ऊर्जा भर गई और मुझे ढेर सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। फेंग काई ने अपना वादा निभाया और मुझे सारा सोना दे दिया। मैंने भी साफ कह दिया कि मैं एहसान नहीं लेता, बदले में मैं उसे खाने पीने का सामान भिजवा दूंगा। जब मैं जाने लगा तो फेंग काई ने मुझे रोक लिया। उसके चेहरे पर खौफ था। उसने बताया कि मेरी जान को अब पहले से कहीं ज्यादा खतरा है। कुन शाओ का बाप, जिसे लोग डिस्ट्रिक्ट किंग कहते हैं, उसने पूरे इलाके के बिल्डिंग किंग्स को अपने साथ मिला लिया है। फेंग काई ने मुझे इलाके का गणित समझाया। एक बिल्डिंग में 3 यूनिट, एक कॉलोनी में 30 यूनिट और एक कम्युनिटी में ऐसी 10 कॉलोनियां होती हैं। क्विन शाओ का बाप अब उस पूरी कम्युनिटी का राजा है। इसका मतलब साफ था, अब मुझे सिर्फ 1-2 गुंडों से नहीं बल्कि 10 बड़ी इमारतों और 28 यूनिट्स में रहने वाले हजारों लोगों से लड़ना था। वो सब अब मेरे दुश्मन बन चुके थे। खेल अब बहुत बड़ा हो गया था, पर मैंने भी ठान लिया था कि जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्विन शाओ का बाप अब खुद मैदान में उतरने वाला था। खबर मिली कि वो अपनी पूरी फौज लेकर ठीक 3 दिन बाद हमारी कॉलोनी पहुंचने वाला है। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी, वो अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में था। शू शिन बेचारी घबरा गई थी। उसने मुझे सलाह दी कि मेरी काबिलियत को देखते हुए अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो बाहर की दुनिया में मेरे बचने की काफी उम्मीद है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं चाहूँ तो उनकी टीम में शामिल हो जाऊं और भीड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लूं। पर उसे क्या पता कि बाई शिंद अब झुकने या भागने वालों में से नहीं है। मैंने उससे बस एक ही सवाल पूछा, और तुम्हारा क्या? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े यकीन से कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी कहीं नहीं जाएगी। हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। उसकी ये वफादारी देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मेरे भरोसे के काबिल है। मैंने उसे साफ कह दिया, फिक्र मत करो, हम मरेंगे नहीं बल्कि उन्हें मारेंगे। मेरे पास एक नक्शा था जिसमें ज़ोंबी के गढ़ों की जानकारी दी गई थी। हालांकि इसमें से कुछ जानकारी 10 दिन पुरानी थी, जिसका मतलब साफ था कि अब तक वहां ज़ोंबी की तादाद और उनकी ताकत दोनों कई गुना बढ़ चुकी होगी। पर मेरे लिए तो ये खतरे से ज्यादा कमाई का मौका था। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शिकार चाहिए थे। मेरा पहला निशाना था यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर बना वो बड़ा शॉपिंग मॉल। सुना है वहाँ सैकड़ों की तादाद में ज़ोंबी भरे पड़े हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि वहाँ लेवल 3 का कोई शैतान मिलेगा या नहीं, पर जो भी हो, आज मॉल में मौत का तांडव होने वाला था। मैंने शू शिन को घर पर रहने को कहा और खुद अपनी नई तलवार लेकर बाहर निकल गया। अब देखना ये था कि उस मॉल के अंधेरे में मेरा क्या इंतजार कर रहा है।